जी, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो जो कि रीपैट्रिएशन और करियर इश्यूज की ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करेंगे मल्टीनेशनल रिस्पॉन्सेस के रीपैट्रिएशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं उनके किस तरह जो है उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। तो अगर वहाँ पर स्टाफ की अवेलेबिलिटी हो तो रीपैट्रिएशन का जो प्रोसेस होता है उसको इंटरनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनी कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। तो वो जो एक्सपेट्रिएट्स बाहर से आते हैं वो उनके लिए उनकी एडजस्टमेंट के लिए वहाँ जो स्टाफ है जो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहा है, क्या उसे हटाएंगे या उस स्टाफ को किसी दूसरी डिपार्टमेंट में भेजेंगे या उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल। तो जो मल्टीनेशनल है वो किस तरह इस बात को इसको रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर वो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको आप हटाते हैं या उनके लिए एडजस्टमेंट करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिकल इशू। और इसी तरह अगर आप जो बंदा इंटरनेशनल असाइनमेंट पर किसी को भेजा हुआ था और वो आप वापस आ रहा है और उसको आप उसके रेलेवेंट पोजीशन या टाइटल आप नहीं देंगे, तो भी देयर विल बी डिफिकल्ट फॉर द एक्सपेट्रिएट्स कि उसको किस तरह जो है वो उसे हैंडल करते हैं। इसलिए मल्टीनेशनल फर्म्स को ये चाहिए कि वो अ, अपनी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी जो है बनाएं, ताकि जब लोग वापस आ रहे हों तो उनकी जो पोजीशंस हैं वो खाली होनी चाहिए उनको, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ना तो जो स्टाफ है वहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो और ना ही जो एक्सपेट्रिएट्स जो है बाहर से जो वापस आ रहे हैं इंटरनेशनल असाइनमेंट कंप्लीट करके, ना उनको प्रॉब्लम होना चाहिए। तो इन दोनों तरह जो है इश्यूज को बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर प्लानिंग के साथ जो है मल्टीनेशनल फर्म जो है जाए। उसके बाद मल्टीनेशनल फर्म जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो देखती है कि जब कोई भी रिपैट्रिएशन जो है वो वापस आ रहा होता है, तो डिफाइनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ एक्सपेट्रिएशन। तो जब आप किसी एक्सपेट्रिएशन को वापस अपने कंट्री में बुला रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है वो किस तरह आप अपने कंट्री के अंदर उस बंदे को एडजस्ट करते हैं। तो क्या जब वो वापस आएगा तो उसको जब आप जॉब देंगे तो क्या वो इतना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी के लिए होगा कि वो इतना कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। तो जो कंपनीज होती हैं वो जो है उस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर रही होती हैं। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको वहां रखने से कंपनी को ज्यादा मिलता है तो डेफिनेटली उस बंदे को आमतौर पर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रही होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आई डोंट नो कि किस तरह उसको हैंडल करेंगे या उसको नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो इसलिए जो कंपनीज है वो सबसे पहले अपने आप को देखती हैं कि किसी जो एक्सपेट्रिएट से उसको जब आप वापस बुला रहे हैं तो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो उसको वापस बुलाने का जो एक्सपेंस है और उसकी फैमिली एडजस्टमेंट का एक्सपेंस है, या वो जब अब यहाँ काम करेगा तो कितना बेनिफिशियल होगा फॉर द कंपनी। तो ये जो है इन सारी चीज़ों को देखकर ही कंपनी रिस्पॉन्स करती है। देन द नॉलेज ट्रांसफर, कि अगर उस बंदे को आप यहाँ पर ला रहे हैं तो इस रिपेट्रिएशन से जो नॉलेज है वो कितना ट्रांसफर होगा, टैसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज कितना ट्रांसफर होगा। अब टैसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या है? टैसिट नॉलेज से मुराद ये है कि हाउ योर पर्सनैलिटी हैव बीन चेंज ड्यूरिंग द इंटरनेशनल असाइनमेंट जॉब एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज, जो कि इंटरनेशनल असाइनमेंट पर जो आपने नॉलेज लिया, जो एक्सपीरियंस किया, उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंजेस आई वो किस तरह की चेंजेस हैं। क्या उनको अगर जो होम कंट्री है वहां लाया जाता है उस बंदे को, तो क्या उसकी उन चेंजेस की वजह से उस कंपनी को कोई बेनिफिट होगा, उस नॉलेज की वजह से, उस पर्सनैलिटी के अंदर, उस बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसके अंदर कोई उससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। एक्सप्लिसिट नॉलेज से मुराद ये है कि वहां उसने जो प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, जो मैमोज या इस तरह की राइटिंग स्किल्स जो उसने सीखी है, इन सारी चीज़ों का जो उसका नॉलेज है, क्या वो नॉलेज उसके होम कंट्री के लिए फिजिबल होगा, क्या होम कंट्री को उसके आने से बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो डेफिनेटली
मल्टीनेशनल फर्म पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे। अगर उन्होंने अपनी जो है पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया होगा, उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आई होंगी, नॉलेज बेहतर किया होगा, प्रोसेसेस को सीखा होगा, न्यू नॉलेज एक्वायर किया होगा, तो कंपनी जो है उसे एडजस्ट करने के लिए जो है वो तैयार होगी, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगी। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड शायद ना करें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो कंपनी जो है वो देखती है जो रिस्पॉन्सेज होते हैं जिन चीज़ों की वजह की, सबसे पहले स्टाफ की अवेलेबिलिटी। अगर स्टाफ अवेलेबल है उनके पास उन पोजीशन के ऊपर जो जिससे रिपेट्रिएशन से जो बंदा आ रहा है एक्सपेट्रिएट, और उसकी पोजीशन पर ऑलरेडी लोग अवेलेबल हैं, तो जो है कंपनी मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करेंगी जो कि एक्सपेट्रिएट्स हैं। इसलिए एक्सपेट्रिएट्स जो है वो डीमोटिवेटेड होंगे, और फिर दोबारा जो आप ये कल्चर क्रिएट कर देंगे तो कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं वो किसी भी इंटरनेशनल असाइनमेंट पर जाना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह कंपनी रिस्पॉन्ड करने के लिए दूसरा जो मैकेनिज्म है वो ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब वो बंदा वहां पर आएगा तो क्या उसके आने से कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, या कंपनी उल्टा जो है वो नुकसान होगा, या उसकी लायबिलिटी होगी कंपनी के लिए वो एम्प्लॉय। तीसरा जो है वो नॉलेज ट्रांसफर कितना होगा। जिस कंट्री में वो काम कर रहा था उस कंट्री से दूसरे कंट्री में जब आएगा तो वो उसका जो जॉब एक्सपीरियंस है, जो उसका जो जॉब का नॉलेज है, वो उसकी पर्सनालिटी के ऊपर कितना इफेक्ट किया उसका, और वो जब यहाँ पर आएगा तो उसकी वजह से यहाँ जो चेंजेस है वो कितनी चेंजेस आएंगी, पॉजिटिव चेंजेस कितनी आएंगी, इनोवेशन क्रिएटिविटी के ऊपर कैसे काम करेगा। यहाँ जो एक्सप्लिसिट नॉलेज उसने वहाँ सीखा है, राइटिंग से रिलेटेड, मैमो से रिलेटेड, प्रोसेस और प्रोसीजर बनाने से रिलेटेड, तो क्या वो यहाँ पर आकर कोई बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए। जितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उतना ज़्यादा जो है बेहतर मल्टीनेशनल फर्म जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। मेजरिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे जो है वो मेजर करती है। तो एक्सपेट्रिएट्स आर एक्सपेंसिव डेफिनेटली, जब वो वापस आते हैं तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं वहाँ इंटरनेशनल फॉर्म में, तो वहाँ पर जो है उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, तो वो इसकी वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो होते हैं आमतौर पर। तो वहाँ डॉलर में आमतौर पर आपको पेमेंट की जा रही होती है, और यहाँ पर आप फिर दूसरे उसमें पेमेंट करते हैं, उसकी नेशनल जो करेंसी होती है उसके अंदर आप पेमेंट कर रहे होते हैं। एक तो ये भी रीज़न है, और भी मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। तो आप ये एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि कितना जो है उसको पर असाइनमेंट हमें कितना डॉलर उसे पे करने पड़ेंगे, पर मंथ कितना जो है उसे हमें पे करना होगा। तो डॉलर्स के लिहाज से उसे जो है उसका एवरेज निकालते हैं कि उसका काम कितना वो काम कर सकता है, और उसे हमें कितना पेमेंट करनी होगी। अगर वो एवरेज हो जाता है ज़्यादा बेहतर, अगर उसकी एवरेज निकलती है यानी आपको पैसे कम देने पड़ रहे हैं, असाइनमेंट वो ज़्यादा कर रहा है, तो आप उस बंदे को जो है एडजस्ट कर लेते हैं अपनी कंट्री के अंदर, कंपनी के अंदर। अगर उसका वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, वो कम असाइनमेंट जो है ऐसा कर रहा है जो कि उसके अलावा जो कम सैलरी लेने वाले लोग हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं, तो फिर कंपनी जो है उसको शायद नेगेटिव रिस्पॉन्ड करे। High turnover rates represent a substantial financial human capital loss to the firm। जी, जब आप इस तरह जो है जब आप लोगों को बाहर निकालेंगे, या एक्सपेट्रिएट्स जब बाहर जाएंगे वापस आप उन्हें नहीं अपनी उसमें लेकर आएंगे, तो क्या होगा इससे कि कंपनी को फाइनेंशियल लॉस भी होगा, कि आपका अच्छा ह्यूमन कैपिटल जो है वो कंपनी से चला जाएगा, और आपकी कंपनी को लॉस होगा। तो उससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कम होगी, आपका ह्यूमन कैपिटल जो है वो आपकी कंपनी से छोड़ छोड़ कर चला जाएगा, जिससे आपको ओवरऑल नुकसान भी हो सकता है। तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको जो है जो सैलरी उसे दे रहे हैं वो सिर्फ सैलरी के मद में जो फाइनेंशियल कंपनी से पे कर रहे हैं उसको देखना है, बल्कि ये भी देखना है कि आपका जो टर्नओवर उसकी वजह से हो रहा है उससे आपकी कंपनी को फाइनेंशियली कितना लॉस होगा, और जो आपका ह्यूमन कैपिटल जाएगा उससे फर्म को कितना लॉस होगा। फिर वो ह्यूमन कैपिटल आपको प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, या उसको अट्रैक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, उस तरह का जो ह्यूमन कैपिटल है वो आपके पास अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखकर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। डिफिकल्टीज इन मेजरिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली, जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपको डिफिकल्टीज तो होती ही हैं।
अब वो क्या डिफिकल्टीज होती है? सबसे पहले डिफिकल्टीज रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द बिजनेस यूनिट। तो जो बिजनेस यूनिट होता है जहाँ वो काम कर रहा होता है वहां से फीडबैक उसका लेना कि भाई उसके अंदर ये क्या सारी चेंजेस जो है पॉजिटिव चेंजेस है, बहुत अच्छा एम्प्लॉय था या बहुत हल्का एम्प्लॉय था, वहां पे किस तरह उसकी फीडबैक थी। तो वहां से उस बिजनेस यूनिट से फीडबैक लेना इट इज डिफिकल्ट। हो सकता है कि वहां जो लोग बैठे हुए हो वो पॉजिटिव फीडबैक दें या वो नेगेटिव फीडबैक दें। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक जो जो भी आएगा उसी की बेस पर आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। तो वहां का जो फीडबैक है वो अगर प्रॉपर और सही आ जाए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना आसान होगा। अगर वो सही ना आए तो फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। ट्रैकिंग इंटरनेशनल असाइनमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। जो इंटरनेशनल उसके असाइनमेंट्स उसको दिए हैं तो क्या उसके वो असाइनमेंट्स जो है प्रॉपरली आप ट्रैक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस उसमें जज कर सकते हैं उन असाइनमेंट्स के थ्रू। अगर कोई प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है तो आप उसको सिस्टमैटिकली जज कर सकते हैं। अगर कोई प्रोसेस कोई प्रोसीजर्स नहीं बने हुए तो फिर आपके लिए उनको जज करना उसे ट्रैक करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। टू मैनी डिसीजंस मेड विदाउट कॉस्ट कंसिडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल असाइनमेंट। तो जब आप इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए किसी को भेज रहे होते हैं तो उसके अंदर फिर कॉस्ट की कंसिडरेशन नहीं हो रही, क्योंकि आपको वहां जाकर फिर आपको बहुत सारी चीजें एडजस्ट भी करनी होती है। तो आप इंटरनेशनल असाइनमेंट पर जब किसी को भेजते हैं तो आप ये सोचकर भेजते हैं कि ये बंदा वहां जाकर अपनी आपकी कंपनी के लिए काम करेगा। और फिर जो है वो कॉस्ट उस वक्त नहीं देख रही होती, उस वक्त आइडियल कैंडिडेट्स को जो है वो देखा जा रहा होता है कि कौन सा आइडियल कैंडिडेट्स है जो कि बाहर जाकर इस इंटरनेशनल असाइनमेंट को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकेगा। तो इसलिए हो सकता है कि उसके जो जो डिसीजन है वो जो है वो कॉस्ट की बेस पर ना हो, वैसे ही इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए उसको कंसिडर किया गया हो और उसको वहां बाहर भेजा गया हो ताकि वो उसको बेहतर तरीके से कर सके बाहर जाकर। तो आपको जो है ये सारी ये इन सारी चीज़ों से आप तभी बच सकते हैं जब आप कोई प्रॉपर इंटरनेशनल एक्सपेट्रिएट्स के लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे, तो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसी डिज़ाइन करेंगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। ओके, डिजाइनिंग रीपैट्रिएट प्रोग्राम कि आप रीपैट्रिएट प्रोग्राम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। एक अच्छा प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए आपको किन पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। तो टॉपिक्स कवर्ड बाय द रीपैट्रिएशन प्रोग्राम, उसके अंदर जो है सबसे पहले रिपैट्रिएशन के प्रोसेस को समझना है कि वो क्या होता है। फिजिकल रिलोकेशन और ट्रांसलेशनल इंफॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब आप प्रोग्राम जो है जब आप प्रोग्राम रीपैट्रिएट प्रोग्राम आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फिजिकल रिलोकेशन में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ट्रांजेक्शन जब हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह तो उस वक्त क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल और टैक्स असिस्टेंस जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है कि जो इंटरनेशनल असाइनमेंट से लोग वापस आ रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट में आप असिस्ट कैसे करेंगे, टैक्स जो है उसकी असिस्टेंस कैसे करेंगे, री एंट्री पोजीशन और करियर पाथ की जो असिस्टेंट है कि क्या कैसे वो करियर आगे बेहतर कर सकते हैं। जो नई पोजीशन है वो उन्हें किस तरह आप अलोकेट करेंगे, किस तरह की नई पोजीशन आप उन्हें देंगे, ये इश्यूज आपने डिस्कस करने हैं। रिवर्स कल्चर शॉक, जब आप पहले जिस कंट्री में थे आप दूसरी कंट्री में चले आप वापस आ रहे हैं तो आप वो जो कल्चर है उसके लिए आपने उसकी कैसे ट्रेनिंग करनी है, उससे रिलेटेड आपको जो है इंफॉर्मेशन आपने देनी है। फैमिली मेंबर की डिसओरिएंटेशन जो हुई थी उस डिसओरिएंटेशन को वापस उसके अंदर कैसे जो है उस कल्चर से ओरिएंटेशन कैसे उनकी देनी है उनकी फैमिली की, तो उससे रिलेटेड आपने देखना है। स्कूल सिस्टम, चिल्ड्रन एजुकेशन, अडॉप्शन के हवाले से जो है वो आप उन एक्सपेट्रिएट्स की हेल्प करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपने अपने एक्सपेट्रिएट्स के लिए करनी है जब वो इंटरनेशनल असाइनमेंट से वापस आ रहे हो। तो वर्क प्लेस चैलेंजेस जिसमें कॉर्पोरेट कल्चर है, कंपनी का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो चेंजेस है उन चेंजेस के अंदर जो एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड आप क्या उसकी मदद करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन रिलेटेड ट्रेनिंग आप देंगे तो कि डेफिनेटली जब वो वापस आ रहा होगा तो उसके जहन में एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा उसको मैनेज करने में, या कम्युनिकेशन किसी दूसरे जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में आप किस तरह सोशलाइज करने में उसकी किस तरह मदद करेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम आपने जो है एक्सपर्टीज के लिए बनाने हैं। फिर स्टैब्लिशिंग ए नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, आप
क्योंकि वो सोशली जो है वो डिस्कनेक्टेड है उस कंट्री से जहाँ पे अब वो वापस आ रहा है। तो इसलिए आपको उनके लिए, उसकी एडजस्टमेंट के लिए, उसकी नेटवर्किंग के लिए आपको उसकी हेल्प करनी होगी, ताकि उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जिससे वो अपनी जो है सोशल नेटवर्किंग जो है उसे इम्प्रूव कर सके। हेल्प्स इन फॉर्मिंग न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली। तो आप बिजनेस ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल कर सकते हैं। नीचे जो हेल्प इन फॉर्मिंग न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो आप न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए लोगों से ताल्लुकात के लिए भी आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें इम्प्रूव। तो ये वो पॉइंट्स है, ये हम पहले भी इस तमाम स्लाइड्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस स्लाइड्स के अंदर अगर आप एक अच्छा प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हैं तो आप ये जो टॉपिक यहाँ पे स्लाइड में लिखे हुए हैं ये टॉपिक्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, एक अच्छा रिपैट्रिएट प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। ओके, रिपैट्रिएशन स्ट्रैटेजीज जो है वो कौन कौन सी होती हैं? प्री एक्सपैट्रिएशन, ड्यूरिंग द असाइनमेंट एक्सपेट्रिएशन, प्रीसीडिंग रिपैट्रिएशन, आफ्टर रिपैट्रिएशन। तो रिपैट्रिएशन स्ट्रैटेजी जब बनाते हैं तो ये 4 जो स्टेप्स हैं, ये 4 फेजेस जो है उसके अंदर आप कंसीडर करते हैं। तो पहले फेज के अंदर प्री एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखते हैं। फिर जब आप असाइनमेंट में जा रहे होते हैं तो वहां पर आप देख रहे होते हैं कि जो एक्सपेक्टेट्स है उसको अगर वापस लाना है तो वहां पर किन चीज़ों को आप देखते हैं। फिर इसी तरह जो प्रोसेस होता है रिपेट्रिएशन का उसको आप देखते हैं। फिर आफ्टर रिपेट्रिएशन जब यहाँ पर आते हैं तो उसकी बाकी चीज़ों को देखा जाता है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज है प्री एक्सपेक्ट्रिएशन स्टेज, उसके अंदर सबसे पहले एग्रीमेंट आउटलाइनिंग द टाइप ऑफ पोजीशन एक्सपेट्रिएट्स विल बी प्लेस्ड इन अपॉन रिपेट्रिएशन। जी, तो आप जब सबसे पहले तो आप जब किसी को इंटरनेशनल असाइनमेंट पे भेज रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह उस एक्सपेट्रिएट्स को जो है वो जब आप वापस बुलाएंगे तो वो जो रिपैट्रिएशन का प्रोसेस होगा उसके बाद उसे कौन सी पोजीशन असाइन की जाएगी। तो सबसे पहले आपने ये क्लियर करना है। सेकंड, एग्रीमेंट अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन ओवरसीज। दूसरा ये एग्रीमेंट है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल के लिए आप जो है वो इंटरनेशनल असाइनमेंट पर आप उस बंदे को भेज रहे हैं, उसका एग्रीमेंट जो है वो आपने उसके साथ करना है। थर्ड, कीपिंग द पोस्ट बैक एट होम वीकेंड टिल द असाइनीज कम्स बैक। क्या आप उस पोजीशन को जिसके ऊपर वो काम कर रहा था, क्या वो पोजीशन खाली रहेगी इसके अंदर, या उस पोजीशन पर जिस बंदे को बिठाएंगे वो बंदा टेम्परेरी होगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वो काम करेगा, उसके बाद जब वो असाइनमेंट से वापस आएगा तो उस बंदे को वापस भेज दिया जाएगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन पहले प्री एक्सपेक्टेशन जो है, ये इश्यूज हैं जिनको पहले ही आपने एम्प्लॉयज के साथ हैंडल करना है, उसके साथ एग्रीमेंट करना है आपने इन चीज़ों का। तो ये प्री एक्सपेट्रिएशन फेज है। तो जब आप किसी को भी एक्सपेट्रिएशन यानी इंटरनेशनल असाइनमेंट पर भेज रहे हो तो ये कम से कम 3 चीज़ें आपको पहले ही उसके साथ डिस्कस करनी होगी, उसके ऊपर एग्रीमेंट होगा तो तब आप आगे बढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग द असाइनमेंट, जब आप उसको इंटरनेशनल असाइनमेंट पर अगर ये तीनों चीज़ों पर वो जो है, या इसके अलावा और भी कोई चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उस पर डिस्कशन के बाद और एग्रीमेंट के बाद फिर आप ड्यूरिंग जब उसे इंटरनेशनल असाइनमेंट पर भेजेंगे तो वहाँ जाकर जो है वो किस तरह आप उन ड्यूरिंग द असाइनमेंट जो है उनके साथ आप कम्युनिकेशन करेंगे। तो कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद द एक्सपेट्रिएट्स, तो आप उनके साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में रहेंगे। जो भी आपका हेड क्वार्टर है वो, कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वापस आकर आप किस तरह करेंगे। तो कंटिन्यूएशन ऑफ द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूस कम्युनिकेशन एक्सपेट्रिएट्स के साथ जो है हेड क्वार्टर की बड़ी जरूरी है। Visit to headquarter when on vacation to maintain visibility। तो डेफिनेटली जब वो वापस छुट्टियों पर आता है अपनी कंट्री के अंदर तो उसको हेडक्वार्टर में बुलाया जाए, वहाँ लोगों के साथ मीटिंग कराई जाए ताकि लोग उसकी विजिबिलिटी जो है उसको देखेंगे, ये भी बंदा मौजूद है जो कि वापस इसने आना है। तो उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूस कम्युनिकेशन रखें और साथ में हेडक्वार्टर में जब वो छुट्टियों पर आया तो उसकी विजिबिलिटी के लिए विजिट कराएं हेडक्वार्टर का, लोगों से मुलाकात कराएं, मीटिंग्स कराएं और इस तरह उसकी ताकि विजिबिलिटी इंप्रूव हो। फिर प्रोसीडिंग रिपेट्रिएशन, जब आप प्रोसीडिंग कर रहे होते हैं, जब स्टार्ट करते हैं रिपेट्रिएशन तो फिर सबसे पहले जो है करियर गाइडेंस बिटवीन 6 to 12 months बिफोर एंडिंग ऑफ द असाइनमेंट। डेफिनेटली तो जब आप
उसको वापस भेजने के लिए जब 6 महीने बाकी, 1 साल बाकी होता है, तो आप उसकी करियर गाइडेंस के ऊपर आप जो है कोई बंदा हेडक्वार्टर से या वहीं से जो है जो होस्ट कंट्री से जो है वो चूज करते हैं, जो कि उसको गाइड करता है कि किस तरह जब वो वापस अपने कंट्री में जाएगा तो उसका करियर की शुरुआत कैसे होगी और कैसे आगे वो बढ़ाएगा अपने करियर को। इंश्योर दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिपैट्रिएशन प्रोसेस आर ट्रांसपेरेंट। तो उसके जो रिपैट्रिएशन के प्रोसेस होने चाहिए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, और इस बात का उस एम्प्लाई को यकीन हो कि जो भी प्रोसेस होंगे ये मेरी फेवर में होंगे और प्रॉपर होंगे। मुझे इन सारी इस प्रोसेस में जो है इग्नोर नहीं किया जाएगा, या मुझे जो है इस प्रोसेस के अंदर जो है कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो आप इस 6 महीने के अंदर उसको तैयार कर लें ताकि वो आसानी के साथ जो है इस रिपेट्रिएशन प्रोसेस से गुजर कर अपने न्यू असाइनमेंट पर वापस आ जाए। आफ्टर रिपेट्रिएशन में जिन चीज़ों को आपको ख्याल रखना होता है वो ये है कि ट्रेनिंग सेमिनार टू हेल्प रिटर्नीज कोप द रिवर्स कल्चर शॉक। तो आपको ऐसे ट्रेनिंग सेमिनार्स में उसे भेजना है या आपने अरेंज कराना है उसके लिए, ताकि वो उस कल्चर के अंदर जो है वो एडजस्ट हो सके। फिर रीओरिएंटेशन प्रोग्राम अबाउट द चेंजेस इन द कंपनी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस पर्सनल स्ट्रेटजीज। तो आपको जो है दोबारा उस बंदे को ओरिएंटेशन देनी है उस कंपनी के बारे में, क्या इसकी क्या पॉलिसीज है नई, क्या प्रैक्टिसेस हो रही है यहाँ पर, कौन कौन से पर्सनल हैं, क्या काम करते हैं वो, उनकी जॉब टास्क क्या है, स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है जो कंपनी जिसके ऊपर चल रही है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है वो आपने उस बंदे को जो है जो एक्सपेट्रिएट्स वापस आ रहा है उसको आपने रीओरिएंटेशन आपने करानी है उसकी। रीअश्योरेंस दैट द कंपनी वैल्यूज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। यस, तो आपने उस बंदे को ये अश्योर कराना है कि भाई जो आप इंटरनेशनल असाइनमेंट से वापस आएगा उसको हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है और हमारे एम्प्लॉइज जो है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो तभी जो है ये एक बेहतर और अच्छा जो है अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकेगी। तो ये 4 फेजेस हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छी रिपैट्रिएशन स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। यूज ऑफ मेंटोर। डेफिनेटली आप जब किसी बंदे को इंटरनेशनल असाइनमेंट पर भेजते हैं तो फिर उसके लिए मेंटोर भी आपको बनाना चाहिए और उसे इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉपर। मेंटोर शुड इंश्योर दैट द एक्सपैट्रिएट इज नॉट फॉरगेटन when important decisions are made regarding the position and promotion. Yes, मेंटोर जो बनता है वो होम कंट्री में आमतौर पर होता है और वो उसे गाइड कर रहा होता है, और अगर कोई चेंजेस आ रही होती है, कोई डिसीजन हो रहा होता है उसकी पोजीशन से रिलेटेड जो वहां पर है या उसकी प्रमोशन से रिलेटेड जो वहां पर उस कंट्री के अंदर है, तो वो उसको गाइड करता रहता है, वो उसको इन्फॉर्म करता रहता है उस एक्सपेट्रिएट्स को, ताकि वो ये ना समझे कि मुझे भूल गए हैं या मुझे मेरी पोजीशन किसी और को दे दी गई है। तो उसके साथ कंटिन्यूअस जो है इन टच रहता है और उसको बताता रहता है कि उनको किस किस जो है स्किल्स को उसने इम्प्रूव करना है ताकि वापस आकर अपने एडजस्टमेंट कर सके अपनी पोजीशन के ऊपर। मेंटोरिंग ड्यूटीज इंक्लूड मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द एक्सपर्ट थ्रू द असाइनमेंट्स। तो थ्रू आउट द असाइनमेंट जो है उसके साथ एक्सपेट्रिएट्स के साथ मेंटोर को कॉन्टैक्ट मेंटेन करना होता है। जो कॉन्टैक्ट होता है उसके साथ वो डिस्कशन होती है, गाइडेंस होती है, न्यू इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड कंपनी, ताकि वो अपडेट रहे अपनी कंपनी के बारे में। अपडेटिंग डेवलपमेंट्स इन द होम कंट्री। डेफिनेटली जो होम कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हुई है उसको वो कम्युनिकेट करता रहेगा उस एक्सपेट्रिएट्स को। इन्फॉर्मिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स। तो जो मैनेजमेंट के अंदर डेवलपमेंट हुई है ताकि वो अपने अंदर वो डेवलप कर ले, वो स्किल्स बढ़ा ले, वो बेहतर कर ले, तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड उसके साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर करे किन एरियाज में इस वक्त जो है होम कंट्री के अंदर काम हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट की कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, किन इन एरियाज में डेवलप हो रहा है, तो वहां पर उसको इन्फॉर्म करे ताकि वो अपनी डेवलपमेंट करे। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट इन द रिपैट्रिएशन प्रोसेस। तो जो जब रिपैट्रिएशन प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो ये 4 पॉइंट्स है जो कि मेंटोर जो होता है उसकी ड्यूटी में शामिल होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटोर। मेंटोर के मेंटोरिंग के ऊपर कौन से फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 1, साइज ऑफ द एक्सपेट्रिएट्स वर्कफोर्स। फर्म्स विद ओवर 250 एक्सपेट्रिएट्स आर मोर लाइकली टू असाइन मेंटोर्स। यानी अगर लोग ज्यादा हों एक्सपेट्रिएट्स तो इस बात की ज्यादा चांसेस होती है कि कंपनी जो फर्म है
वो मेंटोर असाइन कर रही होती है। तो अगर इससे कम है, थोड़े से ही लोग हैं, तो फिर कंपनी मेंटोर असाइन नहीं करती, जिसकी वजह से एक्सपेट्रिएट्स को प्रॉब्लम होते हैं। तो ये तो पहला फैक्टर है कि कितना ज़्यादा एक्सपेट्रिएट्स है आपकी कंपनी के अंदर, जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा इस बात की चांसेस होंगे कि मेंटोरशिप वहाँ पे अवेलेबल होगी। अदरवाइज मेंटोरशिप अवेलेबल नहीं होगी। तो मेंटोरशिप अवेलेबल नहीं होगी तो फिर रिपैट्रिएशन प्रोसेस विल बी वेरी डिफिकल्ट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपैट्रिएट्स? तो कॉर्पोरेट एचआर आर अ सेपरेट इंटरनेशनल एचआर। तो अब ये देखना है कि कौन, क्या कॉर्पोरेट एचआर रिस्पॉन्सिबल है उसको मूव करने के लिए, या फिर कोई सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है जो कि इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के जो लोग होते हैं, जो यूनिट होता है इंटरनेशनल असाइनमेंट का, उनको मेंटोरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो कॉर्पोरेट में और इंटरनेशनल असाइनमेंट में, अगर कॉर्पोरेट है तो वो एक अलग तरीके से कर रहा होगा, और अगर कोई सेपरेट इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए कोई अलग से बॉडी बनाई गई है, ये डिपेंड कर रहा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो डेफिनेटली सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए यूनिट बनाया जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो वही जो ऑफिस है कॉर्पोरेट एचआर, वही इस इंटरनेशनल असाइनमेंट को देख रहा होगा। तो अगर अलग यूनिट होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मेंटोरशिप को हैंडल करेगा और चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज वही कॉर्पोरेट एचआर जो है देख रहा होगा, तो फिर बहुत ज़्यादा शायद जो एक्सपेक्ट है उस पर तवज्जो ना दी जा सके। Company nationality. European firms are more likely to use mentors than the US. बिल्कुल, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, यूरोप में है, यूएसए में है। तो जैसे कि यहाँ बताया गया है कि यूरोप वाले ज़्यादा मेंटोरशिप देते हैं, तो यूएसए वाले जो है वो मेंटोरशिप नहीं देते, या तो बहुत ही कम मेंटोरशिप जो है वो दे रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप नेशनैलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मेंटोरिंग जो होती है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। ये इस स्लाइड के अंदर ये बताया गया है कि होंडा जो है वो बाकायदा उसके पास प्रॉपर पॉलिसीज है, और उस पॉलिसीज को इस्तेमाल करके एक्सपेट्रिएट्स को हैंडल करता है। तो द ट्रेंड सेटर इन हैंडलिंग एक्सपेट्रिएट्स, होंडा इज द ट्रेंड सेटर। ठीक है, तो होंडा जो है वो एक्सपेट्रिएट्स को, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर वो ट्रेंड सेटर है। वो तो वैसे पूरे नेशनल मल्टीनेशनल फॉर्म है, तो बहुत सारी कंट्री में उसके ऑफिस हैं, उन्होंने बाकायदा पूरी एक पॉलिसी और प्रोसीजर्स उसके लिए डिजाइन किए हुए हैं। इट डिफाइंस क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट बिफोर इट स्टार्ट। द ऑब्जेक्टिव कैन रेंज फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट टू इम्प्रूवमेंट in the vendor relationship. Yeah, selected executive prepares themselves for the assignment by an analysis of their strength and weaknesses. तो जो जिस एग्जीक्यूटिव को आप सेलेक्ट करते हैं, जिस असाइनमेंट के लिए उसे भेज रहे होते हैं, तो फिर उसकी वीकनेसेस को और उसकी जो स्ट्रेंथ्स होते हैं उसको एनालिसिस जो है उसका होता है बाकायदा, कि कौन सूटेबल है और कौन सूटेबल नहीं है, किसको भेजना चाहिए किसको नहीं भेजना चाहिए। Well before assignment is completed, the expatriates is ready to return. तो जब वो वापस असाइनमेंट कंप्लीट करके जा रहे होते हैं तो फिर एक्सपेट्रिएट्स को रेडी करते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि 6 महीने तक पहले उसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ताकि वो वापस एडजस्ट हो जाए। Honda identifies a suitable jobs for him or her and make arrangement for the debriefing session to capture the important lesson for the assignment from the assignment. तो जब उसको नए असाइनमेंट पर जब वापस जाएगा, कौन सा असाइनमेंट दिया जाएगा, उसकी कैसे रीएडजस्टमेंट होगी, उसके लिए बाकायदा जो है उसको बताया जाता है, उसकी ट्रेनिंग की जाती है, उसके लिए बाकायदा जॉब आइडेंटिफाई की जाती है जो कि उसके लिए सूटेबल हो, ताकि वहां जाकर वो प्रॉपर उस जॉब को कर सके। तो ये एग्जांपल है होंडा की, जिसको आप देख सकते हैं। ये इस तरह जो है ये लेक्चर हमारा एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियोस मैंने बनाई हैं ये आपकी इसको समझ में आई होंगी, और आपने ओवरऑल इन वीडियोस को जो है वो समझ लिया होगा। और बाकी कोई अगर आपका सवाल है तो आप बाद में पूछ सकते हैं।